एक सीमा तय करें कि कितना पानी आता है, उसकी कितनी गहराई चाहिए। यहाँ गहराई करने की बजाय यहाँ के भ्रष्टाचार ने उल्टा ये कर दिया कि नहरों के नदियों के अंदर से माइनिंग बंद कर दी, और नदियों के अंदर से माइनिंग बंद करने का रिजल्ट ये हुआ कि वो सिल्ट पड़ के रेता ऊपर से, मिट्टी ऊपर से आई, और वो उनका तल जो है वो ऊंचा हो गया। और आज आप तल ऊंचा होने से आप देखें, जो घग्गर 500-600 फुट में हुआ करती थी वो आज 30 फुट में सिमट गई है। जो मारकंडा 700-800 फुट में हुआ करता था वो आज 25-30 फुट में सिमट गया है। टोटल बरसाती नदियों का यही हाल है। अब जहां पानी 700-800 फुट में निकलना था वो पानी 30 फुट में कैसे निकल सकता है, और उसका तल भी ऊंचा हो गया। तो इसका करना ये चाहिए कि ज़मीन तय करके उसको एक्वायर करके और उसकी एक गहराई की जाए, जितनी ज़रूरत है 10 फुट, 5 फुट, 20 फुट, जितनी ज़रूरत है, जितना पानी का हिसाब। और उसके जो किनारे हैं, आमतौर पे शिकायत ये आती है किनारे टूट गए। अब किनारे टूट गए, अगर इस बार किनारा टूट गया तो अगले साल तो उसको 2 फुट और ऊंचा कर देना चाहिए भाई। कोई सरकार का सिस्टम नहीं है उसको ऊंचा करने का, और किनारा टूटता क्यों है? तो जो किनारे उसके बनाएंगे वो किनारे पक्के होने चाहिए, यानी उनके अंदर जैसे फ्लाई ओवर पे पत्थर लगाते हैं, साइड में प्लेटें, पत्थर की प्लेटें लगाते हैं, ये प्लेटें लगानी चाहिए टोटल की टोटल नदी के दोनों किनारों, और बांध को ऊंचा कर दें। तो मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि कभी बाढ़ नहीं आएगी, पानी उसके अंदर से होकर गुजरेगा। तो ये पॉलिसी सरकार ने को बनानी चाहिए, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। और दूसरा इसमें क्या किया है कि जितनी सड़कें बाद में बनी हैं, जितनी मार्केट कमेटी ने बनाई हैं, या जितनी PWD ने छोटे रोड बनाए हैं जो गांव से गांव को जोड़ते हैं, या कोई 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रोड है, उनमें पुलियाँ ही नहीं छोटी, उनमें पानी की निकासी ही नहीं छोटी, और अब वो सारी की सारी काटनी पड़ी हैं, तोड़नी पड़ी हैं वो सड़कें। और तोड़ने से फिर नुकसान भी होता है, कई जगह उनमें बंदे गिर के मर गए हैं, कई जगह कोई और नुकसान होता है, और फिर तब तक तो पानी बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका होता है, और फिर झगड़े, फिर अगला नहीं काटने देता। इसकी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हर 200 मीटर पे एक पुली लगेगी। जितने भी लिंक रोड हैं, जितने भी छोटी सड़कें हैं, हर 200 मीटर पे एक पुली लगेगी। ये एक पॉलिसी बनानी चाहिए। बाढ़ कभी भी आ सकती है, इससे ज़्यादा भी आ सकती है। और एक मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि जो ये अब बड़े रोड बना रहे हैं, बड़े हाईवे बना रहे हैं, मैं हैरान हूँ इन लोगों से कि अगर हम पहले अंग्रेज़ों के टाइम की बनी सड़कें देखें, अंग्रेज़ों के टाइम के बने रेलवे लाइनें देखें, तो हर 2-3 किलोमीटर पे एक अच्छा पुल आता है, 100 फुट का, 200 फुट का, इतने लंबे लंबे पुल हर 2 किलोमीटर पे, हर 3 किलोमीटर पे मिलेंगे। लेकिन अब जो ये 15-15 फुट ऊंचे हाईवे निकाल रहे हैं, आप देखोगे 20-20 किलोमीटर तक कोई पुल नहीं है, कोई पानी की निकासी छोटी ही नहीं है। और अभी आगे आगे जो है हमारे देश की तबाही और हमारे सामने देखने को मिलेगी। इनमें उसी पॉलिसी पे हर 2-3 किलोमीटर पे एक पुल छोड़ा जाना चाहिए, जिसकी लंबाई कम से कम 100 मीटर हो। ऐसे पुल छोड़े जाने चाहिए हर 2-3 किलोमीटर। तो इससे जो है वो बाढ़ रुक सकती है, जो बहुत ही ज़रूरी है। और जो उसकी माइनिंग है, एक उसका तल तय कर देना चाहिए भी, इतनी गहरी तो नदी रहेगी ही। अगर उसमें उससे ज़्यादा मिट्टी आती है तो उसकी हर साल माइनिंग करानी चाहिए, हर साल उसकी खुदाई करानी चाहिए, जिससे भारी भरकम पैसा भी सरकार को बटेगा। और अभी जो इन्होंने माइनिंग बंद की है वो भ्रष्टाचार के कारण है, एक बड़ी डकैती है। तो इससे वो भ्रष्टाचार भी रुकेगा और इससे बाढ़ भी रुकेगी। हाँ, बजट एक बार ज़रूर खर्च करना पड़ेगा, और वो बजट भी मेरे ख्याल से जितना इस साल में नुकसान हुआ है, 1 साल में नुकसान हुआ है, शायद इससे ज़्यादा नहीं लगेगा।
अगर टोटल बरसाती नदियाँ नाले जो भी हैं अगर उनको साइड से पक्का कर दें और अंदर से उनकी खुदाई कर दें। तो साथियों, एक तो बड़ा पॉइंट ये था। और इसके साथ साथ दूसरा है कि जहाँ पे बाहर से बाढ़ का पानी नहीं आता, बाहर से नदी टूट के पानी नहीं आता, लेकिन उस इलाके में अपना बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। कई बार बारिश ज़्यादा पड़ जाती है और ज़्यादा बारिश पड़ने से वहीं का पानी वहीं की फसल को मार देता है। तो उसके लिए भी सरकार को इंतजाम करने चाहिए। और उसके लिए जहाँ पे हमारी खाली ज़मीनें पड़ी हैं वहाँ पे झीलें बनाई जा सकती हैं, वहाँ पे तालाब बनाए जा सकते हैं। और जो किसान अपने खेत में, मान लिया किसी के पास 10 किल्ले हैं, किसी के पास 20 किल्ले हैं, और वो 1 एकड़ में अपना तालाब बनवाना चाहता है, वो 5 फुट 7 फुट 10 फुट गहरा तालाब बनाए, सरकार उसके लिए उसको सब्सिडी दे, 90% उसको सब्सिडी दे, वो तालाब खुदवाए और उसकी ज़मीन का पानी उसी के तालाब में जमा हो जाए और वही पानी दोबारे से सिंचाई के लिए दिया जाए। अभी हम देख रहे हैं कि इधर 1 किलोमीटर पे बाढ़ है और 1 किलोमीटर उधर जो है वो मोटर चल रही है। तो जो पानी बारिश का है, इस सारे पानी को संभालना चाहिए और इस सारे पानी को दोबारे से सिंचाई के लिए दिया जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा मैटर है जो आज तक सरकार का इस बात के ऊपर ध्यान नहीं गया है और हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं। एक बड़ी अजीबोगरीब और हमारे सामने दृश्य आया है कि घग्गर, डांगरी, मारकंडा और एक पटियाले के पास से नदी है। ये नदियाँ सारी जाके गोला चीका के पास में इकट्ठी हो जाती है, 4 नदी, और वहाँ से हांसी बुटाना नहर निकल रही है। हांसी बुटाना नहर को ऊपर से निकाल दिया गया और इन चारों नदियों का पानी नीचे से सैफन बना के निकाला। अब इनमें तो बेतहाशा पानी कितना आ जाए कोई पता ही नहीं है। और वो आगे उसके दीवार हो गई, बिल्कुल आपको देखने में ये लगेगा कि घग्गर को बिल्कुल आगे से बंद कर दिया गया। तो उसका पानी पीछे रुकता है और जो कई फुट पीछे भर जाता है, उसमें पंजाब के गांव, उसमें हरियाणा के गांव, और वो फिर पीछे से जाके कई किलोमीटर पीछे से हांसी बुटाना को तोड़ के, हालांकि वहाँ हांसी बुटाना की मेरे ख्याल से 15-20 फुट ऊंची पटड़ी है, उसको तोड़ के वो जो है वो गया इधर गुलाचीका के गाँवों में। यानी इस बात को मतलब महामूर्खता कह लीजिए कि हमने कहीं नहीं देखा कि जो नहर है, नहर ऊपर से गुजरे और जो इतनी 4 नदियाँ इकट्ठी मिल गई उनका पानी सैफन से गुजरे। तो वो जो है वहाँ पे हांसी बुटाना जो है वो नीचे को गुजारनी चाहिए और ये सारी नदियाँ ऊपर को उसके जानी चाहिए। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उसमें जो नीचे से गुजारे हैं, क्योंकि इसमें सिल्ट आती है, वो सिल्ट जम जाती है, वो नाके बंद हो जाते हैं, तो पानी और कम हो जाता है। और फिर हर साल उसका ठेका देते हैं उनकी सफाई करने का। इस साल भी वहाँ का 21 लाख रुपए का ठेका है। और फिर वो क्या करता है ठेकेदार, वो 21 लाख तो ले गया सरकार से और बाकी उसने बेच दी मिट्टी। लोग तो अपने आप उठा के ले गए मिट्टी, और फिर वो उसके नाम से और ज़्यादा गहरे गड्ढे बनवा देता है, आगे भी और पीछे भी। अब वो जब गहरे गड्ढे बनते हैं और उसमें जब सिल्ट पड़ती है तो वहाँ दलदल बन जाती है, और उस दलदल में पिछले साल 40 भैंसे और 4 बच्चे धंस के मर गए, कोई सुनवाई नहीं। तो वो हमारा मैटर था कि वो हांसी बुटाना जो है वो सैफन बना के नीचे से निकाली जाए ताकि ऊपरला पानी खुला तो चलता रहे। एक हमारा था कि इन्होंने मुआवजा कुछ अलाउंस किया है, लेकिन उस मुआवजे में खराबे का मुआवजा, लेकिन उस खराबे के मुआवजे में एक तो जो बोर बैठ गए हैं उनका बिल्कुल जिक्र नहीं है, और बहुत से बैठ गए हैं
हमारे अपने गांव में 35-40 ट्यूबवेल जो है वो बैठ गए हैं, बोर टूट गई है, और कई में तो मोटर और केबल तार डिलीवरी जो है सारा बीच में फंस गया है। तो उसमें हमारी मांग है कि जहां केवल बोर टूटा है, बोर खराब हुआ है और बाकी वहां डिलीवरी और मोटर निकाल ली गई है, वहां 2 लाख रुपए, और जहां मोटर डिलीवरी बीच में फंस गई है वहां कम से कम 3 लाख रुपए जो है वो सरकार को मुआवजा देना चाहिए। और एक गन्ने का जो मुआवजा है, गन्ने के बारे में अभी कोई स्पेशल घोषणा नहीं की गई है। गन्ना 1 साल की फसल है, और गन्ना जो है वो 1 किले से ही जो उसका नुकसान मापें तो वो दूसरी फसलों से 3 गुना नुकसान 1 साल के गन्ने में हो जाता है। तो उसका भी मुआवजे की कोई घोषणा नहीं की गई है। तो उसमें हमारी मांग है कि कम से कम 1 लाख रुपया गन्ने का जो है वो मुआवजा दिया जाना चाहिए। और एक है कि जो सरकार ने घोषणा की है कि जहाँ पे दोबारा धान नहीं लगेगा वहाँ का मुआवजा देंगे, जहाँ पे एक बार धान खराब होने के बाद दोबारा धान की रोपाई कर दी है वहाँ का मुआवजा नहीं मिलेगा। तो हमारा सरकार से मांग है कि उनका भी मुआवजा दिया जाना चाहिए, कम दे दें, क्योंकि 15,000 रुपये तो किसान का दोबारा लगाने पे ही खर्चा आ गया। लेबर के रेट भी 2 गुने लेबर ने कर दिया दोबारा लगाने के, क्योंकि सारी एकदम से लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारी ये मांग है। तो साथियों, बस आज की जो मांगे थी वो हैं। हाँ, दूसरा जो मुआवजा अनाउंस किया गया है 15,000 रुपये, ये बहुत कम है। इसको बढ़ा के कम से कम 40,000 रुपये किया जाना चाहिए। जहाँ पे कोई फसल बिजाई ना हो उसका 40,000, और जहाँ पे दोबारा से फसल बीज दी है, दोबारा धान लगा दिया है, वहाँ पे 15,000 रुपये। तो और जहाँ गन्ना है, गन्ने का 1 लाख रुपये। तो ये हमने दोबारा इस मुआवजे की मांग की है। टाइम बाउंड कर दो। और इसका भी जो है ये नहीं है कि साल पीछे मिले, ये भी जो है तुरंत किसान को मिल जाना चाहिए, जल्दी मिल जाना चाहिए। सरकार ने अभी तक इसकी कोई तारीख तय नहीं की है कि इतनी तारीख तक इसको दे देंगे। तो साथियों, मेन मुद्दे आज के यही थे, और आप आए, आप सबका धन्यवाद। कोई भाई सवाल और करना चाहते हैं? तो ये है कि आप नदियों में माइनिंग रोकने के पीछे किस तरीके के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि सरकार ने शुरुआती नुकसान 18,000 एकड़ बताया है, हालांकि फाइनल असेसमेंट अभी आना है सरकार का। तो आपका क्या मानना है कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है कुल फसलों में? देखिए, जिसमें दोबारा फसल लग ही नहीं सकती उसका 18,000 और 15,000 कैसे मानेंगे? उसका 50,000 का नुकसान है, क्योंकि आधा खर्चा तो उसका हो चुका था। वहाँ कम से कम 50,000 का नुकसान है, और सरकार ने भी उसके 15,000 देने की घोषणा। मैं ये कह रहा हूँ कि 18,000 एकड़ कुल फसलों का नुकसान सरकार ने शुरुआती तौर पर बताया हरियाणा में। 18,000 एकड़ का बताया। 18,000 एकड़ का? ज़्यादा। नहीं, गलत कह रहे हैं। गलत। आप देखिए, मतलब कितने जिलों में नुकसान है। यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, अम्बाड़ा में, कैथल में, फतेहाबाद बुरा हाल, सिरसा में बुरा हाल, और उधर जो एरिया है सोनीपत का, जो गोहाना एरिया है उसमें बहुत बड़ा नुकसान, झज्जर में नुकसान। तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। 18,000 एकड़ तो कुछ भी नहीं होते। मीडिया रिपोर्ट में 5 लाख एकड़ के करीब बताया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? 2 लाख तो कुरुक्षेत्र में है। हाँ, फिर वही चीज़ है ना। मीडिया 5 लाख बता रही है, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख के करीब अकेले कुरुक्षेत्र में नुकसान है। मतलब पता नहीं अभी इन्होंने 18 कैसे बना दिया। जो वहाँ पे एक बीपुर गांव है पेहेवा में, उसके आसपास वहाँ एक झील के नाम से बोली जाती है बीबीपुर झील, 6,000 एकड़ है। 6,000 तो वो एक ही जगह पे खत्म है, एक ही जगह पे 6,000 एकड़ खत्म है। ये 18,000 सारे ही बता रहे हैं, सारे हरियाणा में। तो ये तो मतलब एक ना देने वाली बात हुई, या गुमराह करने वाली बात। नदियों वाली जो आप बात कर रहे थे कि गाद की जो माइनिंग नहीं रोकी हुई है सरकार ने, उसके पीछे किस तरीके के भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं? देखिए, वहाँ भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, वहाँ से रात को माइनिंग कराते हैं, और रात को माइनिंग करा के उनसे भारी पैसे लूटते हैं, रिश्वत। आप
हैरान होंगे देख के, मैं आपको मौके पे जाके दिखला सकता हूँ कि जो मारकंडा 700-800 फुट में था वो मारकंडा 30 फुट में रह गया। वो मारकंडा केवल 30 फुट में रह गया। और इन्होंने उसमें एक जगह तय कर लेते हैं, फिर ये जहाँ से माइनिंग करा, मान लिया जमुना है, जमुना में एक जगह तय कर ली कि बस यहीं से माइनिंग कराएंगे। अब जो वहाँ से माइनिंग कराएंगे वहाँ से पैसे में कराएंगे, और वहाँ तो 50 फुट गहरी पिछा दी, वहाँ तो वैसे नज़दीक का बेड़ा गर्क कर दिया, वहाँ तो 50 फुट खोद दी। और जहाँ अगर उसको सारी को 5-5 फुट खोदते, अगर वो सारी 5-5 फुट गहरी करते तो बाढ़ का पानी बाहर जाना ही नहीं था। तो सिस्टम होना चाहिए, भाई पानी है, पानी के किनारे बांध के उसके बीच से गुजरेगा तभी बाढ़ बचेगी। और उसके बीच में पड़ गई मिट्टी, उसके बीच में मिट्टी पड़ के वो हर साल आधा फुट 1 फुट ऊंचा हो गया। जब वो आधा फुट 1 फुट ऊंचा हो गया तो किनारा कितना ही बड़ा बांध लो उसके ऊपर से गुजरेगा पानी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है बाढ़ की। तो आप कह रहे हैं अवैध माइनिंग के लिए लीगल माइनिंग रोकी हुई है सरकार, ये आप कह रहे हैं? लीगल माइनिंग भी रोकी हुई है। माइनिंग जिस सिस्टम से करवानी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे उसके एक एरिया तय कर लें, सबसे 5-5 फुट माइनिंग करा दें आगे से पीछे तक, तो वो पानी उसके अंदर ही जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। अभी क्या है, एक जगह पे 50 फुट करवा दी, एक जगह पे 1 फुट भी नहीं करवाई। चलोनी जी, पंजाब की विधानसभा की लेखा कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है, उससे सिफारिशें की है किसानों के लिए। एक तो जो नहरों के नज़दीक ट्यूबवेल है वो बंद करा देने चाहिए, और ट्यूबवेल पर मीटर जो है वो लगाना जरूरी कर देना चाहिए, ताकि जो निचला जो पानी निकले, जिसकी आपने चिंता जताई है, कम से कम किसान जो धरती का पानी हो कम से कम यूज करें, और इससे पानी की बचत भी होगी और नहरों का पानी जो सिंचाई के लिए जाएगा। और बिजली बिल्कुल जो मुफ्त दी जा रही है किसानों को बंद कर देनी चाहिए। देखिए, बिजली तो मुफ्त देनी बंद नहीं करनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि बिजली मुफ्त है तो पानी कहीं वो ज़मीन से निकाल के नहर में पहुँचा रहे हैं, पानी तो वो खेत के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, अगर कोई किसान पास में कोई नाला जा रहा है बरसाती, और उस नाले में ट्यूबवेल लगा, उस नाले में मोटर लगा लेता है, 5 हॉर्स पावर की मोटर नाले में लगा लेता है, तो उसको पकड़ के उसका चालान करते हैं। जबकि वो उतना ही पानी जो जमीन से वो निकाल रहा है वो 30 हॉर्स पावर की मोटर निकाल रही है। अब उसने वो मोटर बंद कर दी, इधर 5 हॉर्स पावर की लगा ली, तो वो 5 हॉर्स पावर की मोटर ने उसका बिजली बचाई, जमीन का पानी बचाया, आगे बाढ़ का पानी बचाया। और ये पता नहीं किस तरीके से देखते हैं, जो कैथल का एससी था उसने वहाँ पे चीका में कुछ नहर थी, उसके मोटरें पकड़नी बंद कर दी। और जब मैंने उससे ये सवाल किए कि किसान ने तो आपकी बिजली बचा दी, जहाँ 30 हॉर्स पावर खर्च हो रही थी वहाँ तो 5 हॉर्स पावर खर्च हुई, और जो जमीन का पानी भी बचा दिया उसने तो आगे बाढ़ का पानी भी रोक दिया। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो तब उसने मेरी बात को माना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये छूट कर देनी चाहिए कि जो जहाँ से बरसाती पानी को उठा के खेत में दे सकता है उसके लिए बिजली फ्री, ये कर देना चाहिए। और सारे पानी को रोकने के लिए जो है इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकते हैं वो पानी रोक के वहीं से उठा के उसको देना चाहिए, जिससे ज़मीन का पानी भी बचे, उससे बिजली भी बचे, उससे फसल भी बचे, 3 चीज़ें बचे। सर, पिछले दिन एसकेएम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ, 9 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ की करती एक चिट्ठी जारी की है, उसमें आपकी कुछ लोगों का जिक्र है कि गुप्त मीटिंगें होती है, कुछ बिरला मंदिर का जिक्र है, और फंडिंग का भी जिक्र है कि जो मंच बेचा गया, स्टेज का साउंड बेचा गया, उसका पैसा एसकेएम को नहीं मिला। देखिए, अगर आपके पड़ोसी के घर में झगड़ा हो तो आपको क्या मतलब? जब मैं एसकेएम में हूँ ही नहीं, मैं तो एसकेएम से बाहर हूँ, और झगड़ा एसकेएम में, मैं उसका क्या जवाब दूँ? उन्हीं से पूछिए ना जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਪਈ ਖੁਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਜਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਅਗਵਾਈ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈ